हे गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप लोगों के? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप इस लेक्चर को देखेंगे भाई, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का एकाग्रता सीए पर। मैं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी। और बच्चे लोगों, कैसे हैं आप लोग सब? तो इस वक्त में हम लोगों का रिवीजन चल रहा है भाई, और सीरीज आप लोग जानते हो यार, सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें अब तक हम लोग सेक्शन नंबर 1 से लगा करके 70 तक हमारी बात को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि शेयर कैपिटल तक हमारी बात खत्म हो चुकी है ना। आज हम क्या करने वाले हैं भाई? आज हम लोग करने वाले हैं बच्चे लोगों, डिबेंचर्स वाला हमारा जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और कोशिश करेंगे कि डिबेंचर्स के साथ साथ आज हम लोग अपना जो चार्ज वाला चैप्टर है बच्चों, उसको भी बढ़िया तरीके से कर लें यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है ना? चलिए जी, तो बगैर समय गंवाए फटाफट से स्टार्ट करेंगे बच्चे लोगों। आप लोगों के सामने अभी एक ही सेक्शन अकेला डेडिकेटेड है, जो है हमारा सेक्शन नंबर 71। तो समझिएगा, हमने कहा कि भाई डिबेंचर का सबसे पहले डेफिनेशन देखा जाए बच्चों, तो सेक्शन 2 क्लॉज 30 कहता है कि डिबेंचर में क्या क्या इंक्लूड है। नंबर 1 इज डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ये शो करे एविडेंसिंग अ डेब्ट की कंपनी ने पैसा उधार पे लिया है ना। चाहे फिर वो कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट और नॉट, इसका मतलब फिर चाहे वो सिक्योर्ड हो बच्चे लोगों या फिर अनसिक्योर्ड हो, ये अपने को ध्यान में रखना है। लेकिन इसमें आरबीआई 1934 की तरफ से जो इंस्ट्रूमेंट रेफर्ड है, जिनको इंक्लूड नहीं करने को बोला गया है, उनको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। या फिर ऐसा जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से कंसल्ट करके डिसाइड करे कि दे आर आल्सो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इनको डिबेंचर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, वो हम नहीं करने वाले हैं। आप लोग ध्यान रखना, जैसे कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लोन प्रोवाइड किया, कोई डिपॉजिट दिया, उनको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। नाउ बच्चे लोगों, बहुत सिंपल है। प्रोविजंस क्या है डिबेंचर इशू करने के? अगर अपने को कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करना है तो कंपनी में इशू डिबेंचर विद ऑप्शन टू कन्वर्ट डिबेंचर इनटू शेयर, आइदर होली और पार्टली। लेकिन इसके लिए बच्चों कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा। अच्छा समझिएगा, ये सीरीज अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज सुपर फास्ट रिवीजन। इसमें हम ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट पे बात नहीं करेंगे। ये सेशन है आपको चीजों को रिकॉल करवाने के लिए। डिटेल रिवीजन चाहिए, अगेन प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे लॉजिकल रिवीजन सीरीज के नाम से आप लोगों को पूरा पूरा कोर्स रिवाइज करते हुए दिख जाएगा, वहां से आप बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा जो मेन कंसेप्ट है बच्चों, वो ये है कि यार एकदम फटाफट से आप लोगों के टॉपिक जो है वो रिवाइज हो जाने चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट क्या कहता है भाई? एसआर पास करना है कंपनी को, कन्वर्टेबल डिबेंचर जिनको एक टाइम के बाद शेयर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर ऐसे डिबेंचर इशू करना है तो कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा। सेकंड नंबर बच्चे लोगों को, जब तक ये शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते, किन्हीं भी डिबेंचर्स के ऊपर कोई भी डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट्स मिलने वाले नहीं है। हाँ, शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, नाउ दे आर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, तो इनको वोटिंग राइट मिलेगा, उससे पहले नहीं। नाउ बच्चों, अगर सिक्योर डिबेंचर इशू करने हो, सिक्योर डिबेंचर का मतलब जिसमें एसेट मॉर्गेज रहेगी, वाइंडिंग अप के टाइम पे फर्स्ट प्रायोरिटी पेमेंट मिलेगा, तो ऐसे डिबेंचर इशू करने के लिए हमारे पास रूल क्या है? सबसे पहला बच्चों, टाइम फॉर रिडेम्पशन कितना है? शेल नॉट एक्सीड 10 ईयर, यानी 10 साल के अंदर अंदर आपको रिडीम करना है। लेकिन ये 10 से 30 साल भी हो सकता है इन कंपनीज के लिए बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है बराबर से। किन कंपनीज के लिए हो सकता है? जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड एनबीएफसीज, या कंपनीज परमिटेड बाय, है ना। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको पता हो तो प्रेफरेंशियल में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, सेम। बस यहां पे टाइमिंग फर्क है, यहां मैक्स 10 ईयर है, उससे ज्यादा नहीं। 10 से बढ़ा करके 30 साल हो सकता है अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, या फाइनेंस कर रही हो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, या डेब्ट फंड एनबीएफसीज हो, अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड, या ऐसी कंपनीज जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट परमिट करे, आरबीआई परमिट करे, नेशनल हाउसिंग बैंक परमिट करे बच्चों, या और कोई स्टैट्यूटरी बॉडी अगर परमिट करती हो, तो बिल्कुल इनका रिडम्पशन 10 से 30 साल तक जा सकता है बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। क्योंकि लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो उसके लिए लंबा टाइम के लिए फाइनेंस हमारे पास चाहिए, तो हम चाहते हैं यार उनका पेमेंट हम 30 साल तक कभी भी करें, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, डिबेंचर शेल बी सिक्योर्ड बाय द क्रिएशन ऑफ चार्ज इन द फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी ऑन द एसेट ऑफ कंपनी। बहुत सिंपल हो गया, अगर कंपनी में डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंटेड है तो उसके फेवर में ये एसेट चार्ज होने वाली है, अदरवाइज सारे डिबेंचर्स के लिए चार्ज होगी। हमेशा की तरह बच्चों, जो भी वैल्यू ऑफ एसेट होगा उसका अमाउंट डिबेंचर और इंटरेस्ट के अमाउंट से ज्यादा ही होना चाहिए। मतलब जो एसेट मॉर्गेज रखी जाएगी उसकी वैल्यू डिबेंचर प्लस डिबेंचर जितने साल के लिए आपने इशू किए उस पर कितना इंटरेस्ट हो रहा है, उसके अमाउंट से सिक्योरिटी का अमाउंट, एसेट का अमाउंट हमेशा ज्यादा ही होगा, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आया बच्चे लोगों, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूट डिबेंचर ट्रस्ट डीड। तो कंपनी शेल
अपॉइंटेड डिबेंचर, जैसे डिबेंचर ट्रस्टी बिफोर द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ द डिबेंचर। डिबेंचर ट्रस्टी कौन है बच्चों, अभी अपन उसका रोल पढ़ने वाले हैं। वैसे ट्रस्टी वर्ड आप लोगों के लिए नया नहीं है। जब भी किसी और के बेनिफिट के लिए कोई पर्सन कुछ चीजों को होल्ड करता है, एसेट होल्ड करता है, तो उसको अपन ट्रस्टी बोलते हैं। जैसे यहां पे डिबेंचर ट्रस्टी हो गया, जो डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए डिबेंचर्स होल्ड करके रखेगा, मतलब उनको उनके राइट्स के लिए काम करेगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी अपने को कर देना चाहिए प्रोस्पेक्टस इश्यू करने से पहले, और एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड बच्चों एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारी बराबर से। टाइमिंग अपन यहां पे थोड़ा सा इसको चेक करेंगे बच्चे लोगों, आई थिंक टाइमिंग का डिफरेंस है यहां पे, इसमें चेंजेस है जो अपन लोग चेक कर लेंगे। तो एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड जो है वो अपने को तैयार कर लेनी चाहिए बराबर से अलॉटमेंट से। जैसे अलॉटमेंट हो गया वहां से अपन एक ट्रस्ट डीड जो है वो तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। नाउ इशुइंग सर्टिफिकेट का क्या सीन है भाई, इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट अपन सर्टिफिकेट इशू करेंगे, और ट्रांसफर के केस में बच्चों 1 मंथ में करते हैं। तो ठीक है, टाइमिंग पे अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए तो अपने को सिंपली ध्यान में रखना है। नाउ व्हाट इज डिबेंचर ट्रस्टी। अब डिबेंचर ट्रस्टी कौन है, इस पर जाने से पहले एक काम कर लेते हैं बच्चे लोगों, हम लोग बहुत फटाफट से एक काम जो है वो इसमें अपन लोग कर लेते हैं। और वो काम क्या है, हम लोग एक बार चलते हैं आईसीआई के मॉड्यूल पे, क्योंकि मुझे जहां तक ध्यान है ये टाइमिंग आई थिंक 60 डेज की जगह 3 मंथ्स का अगर है, तो अपन फटाफट से चेक कर लेते हैं इसको, है ना। इसमें चेंजेस थे, तो ये हम पहुंच गए स्टडी मैट में भाई साहब, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, उसमें हम लोग आ गए हमारे मॉड्यूल नंबर 1 में। और आप लोग जानते हो डिबेंचर्स हमको कहां मिलेगा, शेयर कैपिटल डिबेंचर्स के साथ में ही मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट से इस प्रोविजन को एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे लग रहा है इसमें चेंज है, तो अभी चेक कर ही लेते हैं बच्चों। हाँ जी, तो डिबेंचर ये तो हमारा हो गया सेक्शन नंबर 70। ये हम लोग आगे बच्चों 71 पे, जैसा आप लोग देख पा रहे हो, है ना। आइए इसमें डिबेंचर ट्रस्ट डीड का टाइमिंग बस अपन लोग देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए। फीचर्स ऑफ डिबेंचर, ठीक है भाई, डिबेंचर्स के लिए अब हमको आप तो ये बता दो डिबेंचर ट्रस्ट डीड का टाइमिंग बच्चों, वो जो आपको लेक्चर में कह रहा हूं ना, उसमें पूरा स्टडी बैठ के सारे एग्जांपल्स क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं एकदम शानदार तरीके से, तो बढ़िया तरीके से आप लोग कर सकते हैं उसको। डिबेंचर ट्रस्टी का तो अपॉइंटमेंट का आ गया भाई साहब। डिबेंचर ट्रस्ट डीड बच्चों विद इन 3 मंथ्स, यस, डिबेंचर होल्डर विद इन 3 मंथ्स अपने को तैयार करना पड़ेगा। यस, यही मैं आप लोगों को बोल रहा था कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 60 डेज नहीं है, यहाँ पे अपना है 3 मंथ्स में अपने को रेडी कर लेना चाहिए बराबर से। चलो नाउ बच्चों सवाल ये आया कि यार ये डिबेंचर ट्रस्टी का क्या सीन है, तो शेल बी अपॉइंटेड अगर कंपनी ऑफर या इनवाइट कर रही है पब्लिक में से या मेंबर्स को, किसी को भी एक्सीडिंग 500 यानी 500 से ज्यादा लोग अगर कंपनी में हैं, तो अपने को डिबेंचर ट्रस्टी बच्चों चाहिएगा ही चाहिएगा, हमारी जरूरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ऐसा समझ लो कि भाई चाहिएगा। 1 और मोर डिबेंचर ट्रस्टी आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे। नेम ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी आपको लेटर ऑफ ऑफर या प्रोस्पेक्टस में लिखना भी पड़ेगा, और ये फैक्ट भी लिखना पड़ेगा कि उन्होंने अपना रिटर्न कंसेंट दे दिया है। तो एक तो उनका नेम प्रोस्पेक्टस में आएगा बच्चों, और एक उनका रिटर्न कंसेंट टू वर्क एज एन डिबेंचर ट्रस्टी अपने को पहले ले लेना चाहिए। तो ये फैक्ट अपने को प्रोस्पेक्टस में लिख देना चाहिए, ठीक है। अब एक तगड़ा क्वेश्चन इस पे बन जाता है कि कौन नहीं बनेगा डिबेंचर ट्रस्टी। यानी लॉ ये कहता है कि ये जो कैटेगरी में आपको बताने वाला हूं, ये डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बनेंगे बच्चे लोगों, और इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। कौन कौन है भैया, आओ चेक करते हैं। सबसे पहला बच्चे लोगों ऐसा शेयर होल्डर जो बेनिफिशियल है, याद रखो अपन ने पढ़ा हुआ है ना, कुछ ऐसे शेयर होल्डर हैं जो सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हैं, और कुछ ऐसे जो बेनिफिशियल है। तो जो नॉन बेनिफिशियल शेयर होल्डर होंगे, जो खाली किसी और के ट्रस्ट पर अपने पास शेयर रख रहे हैं, एज अ ट्रस्टी, खुद बेनिफिशियल शेयर होल्डर नहीं है, उनको हम डिबेंचर ट्रस्टी बच्चों यहां पे अपॉइंट कर सकते हैं, अपने को ध्यान में रखना है। लेकिन जो बेनिफिशियल है, दे कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डिबेंचर ट्रस्टी। सेकंड नंबर बच्चों, कोई भी बंदा जो डेटर है, डेटर किसका, कैश का, कैश बोले तो कैश मतलब वो वाला कैश नहीं, कैश का फुल फॉर्म है बच्चों कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, या होल्डिंग की अगर कोई और सब्सिडरी कंपनी है, फेलो सब्सिडरी, अगर कोई पर्सन इनका डेटर है, तो वो एज अ डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकता, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ गारंटर फॉर डिबेंचर और इंटरेस्ट, कोई भी ऐसा बंदा जिसने गारंटी दे रखी है डिबेंचर या उसके इंटरेस्ट अमाउंट के लिए डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी के बिहाफ पे, वो बंदा भी डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बनेगा।
ठीक है। अच्छा, प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी या कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय पूरे कैश का, कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, इसका अगर कोई प्रमोटर है, डायरेक्टर है, केएमपी है, ऑफिसर है, एम्प्लॉय है, ठीक है, या बच्चे लोगों केएमपी या डायरेक्टर का अगर कोई रिश्तेदार है, ऊपर वाले पॉइंट में प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी का रिलेटिव, वही जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 77 में अपन पढ़ते हैं, तो ये बंदा भी एज अ डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं होगा, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है। नाउ ऐसा बंदा जो बेनिफिशियली कंपनी से पैसा लेने के लिए एंटाइटल है, बोले तो अगर ये बंदा कंपनी का क्रेडिटर है, बच्चे लोगों, ट्रेड रिसीवेबल ऊपर आ गया, डेटर को अपन ने यहां रोक दिया है ना, क्रेडिटर भी कंपनी का डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बनेगा। या फिर बच्चों ऐसा कोई बंदा जिसके साथ कंपनी का ऐसा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मॉनिटरी इंटरेस्ट है ना, मॉनिटरी रिलेशनशिप है उसका कंपनी का, कितना बच्चे लोगों, 2% और मोर ऑफ ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम, और 50 लाख रुपीस एज मे बी प्रेस्क्राइब विच एवर इज लोअर। ठीक है। तो सपोज करो बच्चे लोगों की टोटल इनकम जो हो गई है, वो टोटल इनकम अपन मान लेते हैं हो गई बच्चों 1 करोड़ की। ठीक है। अब टोटल इनकम हालांकि बहुत कम लिया है मैंने, मैं ले लेता हूं बच्चे लोगों, तो बहुत कम हो जाएगा, 100 करोड़ का अपन टोटल इनकम ले लेते हैं। ठीक है। तो 100 करोड़ का अपने को 2% करना है भाई, तो 100 करोड़ का 2% कितना हो जाएगा बच्चे लोगों, 100 करोड़ का 20% अगर लिया जाए तो 20 करोड़ हो गया बराबर से। तो 2% हमारे पास में हो गया 2 करोड़ और 50 लाख। इनमें से जो भी लोअर बच्चों, पहले तो हमेशा सीलिंग लिमिट ऐसे निकालते हैं अपन, तो 2 करोड़ और 50 लाख में से जो अपना आया लोअर 50 लाख आया। अब इसको कंपैरिजन करना है कंपनी के साथ इनका मॉनिटरी इंटरेस्ट कितना है। तो अगर कंपनी के साथ इसका 50 लाख या उससे ज्यादा का कोई भी मॉनिटरी इंटरेस्ट है, मतलब बच्चों गुड्स परचेस किया होगा, सेल किया होगा, सर्विसेज प्रोवाइड की होंगी, जैसे डेटर क्रेडिटर को तो अपन रोक चुके हैं, कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं ना, तो 50 लाख या उससे ज्यादा का अगर उसका कंपनी के साथ में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, आइदर पिछले 2 सालों में या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में भी अभी तक हो गया है, तो ऐसा बंदा बच्चों डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट नहीं हो सकता है। ये आपने को सिंपली ध्यान में रखना है। तो सीलिंग लिमिट निकाल करके सबसे पहले रख दोगे उसको, फिर इनका क्या ट्रांजैक्शन हुआ उससे कंपेयर करोगे, उस अमाउंट या उससे ज्यादा आ रहा है तो दे आर डिस्क्वालीफाई, अपॉइंट नहीं हो सकते हैं बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है। सर डिबेंचर ट्रस्टी का काम क्या है, बढ़िया काम है भाई इनका। सबसे पहला बच्चों इनका काम है डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, है ना। कैसे प्रोटेक्ट करना, देखना कंपनी की एसेट लायबिलिटीज के पेमेंट के लिए सफिशिएंट है कि नहीं है, इंश्योर करना कंपनी कहीं ट्रस्ट डीड के कोई कंडीशन को ब्रीच तो नहीं कर रही है, अगर जरूरत लगे तो डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग कॉल करना बच्चे लोगों, और कोई भी एक्ट ऐसा करना जो डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी हो, है ना। ये देखते रहना कि जो एसेट मॉर्गेज किया है उसकी वैल्यू कंपनी के डेप्ट और इंटरेस्ट की वैल्यू से हमेशा ज्यादा ही रहे, कम नहीं हो जाए, अदरवाइज इनकी मीटिंग बुला करके जो भी एक्शन लेना है बच्चों ध्यान में रखोगे। लेकिन लायबिलिटी क्या कहती है, इफ द डिबेंचर ट्रस्टी इज गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बच्चों समझना, अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उसने किया या जो केयर और डिलीजेंस चाहिए वो उसने फॉलो नहीं किया और डिबेंचर होल्डर को लॉस हुआ, तो ही शैल बी लायबल फॉर डैमेजेस। बच्चों को ध्यान रखिएगा, यहां उसकी लायबिलिटी बन जाएगी बराबर, वो यहां पे जो भी डिबेंचर होल्डर को लॉस होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है। अच्छा, कोई भी डिबेंचर ट्रस्ट डीड में आपने ऐसा प्रोविजन पहले से लिख दिया बच्चों जिसमें आप डिबेंचर ट्रस्टी को लायबिलिटी से फ्री कर रहे हो, any provision contained in the trust deed or any contract with debenture holder for, बढ़िया चीज देखना, exempting a trustee, ट्रस्टी को आप एग्जम्पशन दे रहे हो या उसको इनेमिनिफाई से फ्री कर रहे हो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस में, तो ऐसा प्रोविजन बच्चों एब्सोल्युटली वॉइड हो जाएगा, ऐसा प्रोविजन परमिसिबल ही नहीं है। लेकिन नाउ टाइम, जैसे मेरी मेन बुक में मैंने इसका एक एक्सेप्शन ले रखा है बच्चे लोगों, तो मैं आपको एक्सेप्शन सीधा यहां से बताता हूं। देखो, एक कंडीशन ऐसी है जहां हम डिबेंचर ट्रस्टी को एग्जम्पशन दे रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं भाई तू यहां पे नहीं भी फॉलो करेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है ना। देखो यहां से मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सीधा ही पॉइंट आपको बताता हूं मैं कि क्या होगा बच्चे लोगों, देखना, ये देखिए ये रहा, हाँ ट्रस्टी कहां गया भाई, लायबिलिटी ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी बच्चों, अभी अभी जो मैंने आपको बोला ये रहा उसका लायबिलिटी, और किधर गया भाई, किधर गया, एक पॉइंट आपको मैं और बताना चाह रहा हूं इसमें, नहीं तो फिर मेरी बुक से देखूंगा बच्चे लोगों। लायबिलिटी क्या है, डिग्री केयर एनी प्रोविजन एग्जम्प्ट डिबेंचर ट्रस्टी अगर है तो वो एब्सोल्युटली शैल बी वॉइड हो जाएगा। ये देखो बच्चे लोगों, ये पॉइंट आप मेरे साथ में देखना,
एग्जम्पशन गिवन टू डिबेंचर ट्रस्टी, बच्चों समझना, एग्जम्पशन गिवन टू डिबेंचर ट्रस्टी शेल एग्रीड अपॉन बाय द डिबेंचर होल्डर, है ना, at least 75% वैल्यू ऑफ डिबेंचर एट द टाइम ऑफ मीटिंग हेल्प टू दिस पर्पस। मतलब एग्जम्पशन पहले से ऐसा प्रोविजन बनाया तब तो वॉइड ही है, लेकिन डिबेंचर ट्रस्टी को पर एग्जाम कर रहे हैं उसकी लाइब्रेरी से, ऐसा कब होगा अगर डिबेंचर होल्डर्स में से जिनके पास में 75% की वैल्यू है, नंबर में नहीं बच्चों वैल्यू में, एक मीटिंग हेल्ड होती है और वो अगर एग्री कर लेते हैं कि हाँ भाई डिबेंचर ट्रस्टी को एग्जम्प्ट कर देना चाहिए तो एग्जम्प्ट किया जाएगा बच्चों, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आपने डिबेंचर ट्रस्ट डीड में ऐसा पहले ही लिख दिया कि भैया उसको एग्जम्प्ट करेंगे तब तो बिल्कुल ही वॉइड है। बाद में ऐसी लाइब्रेरी बनी और अपने को लगता है यार डिबेंचर और ट्रस्टी ने अपनी तरफ से तो डिलीजेंस पूरा रखा था, फिर भी ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुलाओ, 75% इन वैल्यू वाले लोग अगर एग्री कर ले डिबेंचर होल्डर के नहीं इसको एग्जाम कर दिया जाए तो एग्जम्पशन दे दिया जाएगा बच्चे लोगों, ये अपने को इस पॉइंट के साथ में ध्यान में रखना है। ठीक है, बराबर। अब बच्चों एक तगड़ा कंसेप्ट आता है आज के टाइम पे, डीआरआर और डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट्स के क्या प्रोविजन रहेंगे। तो डीआरआर बनाने की जिम्मेवारी आजकल सिर्फ एक ही कंपनी के केस में बच्चे लोगों, अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो वो 10% का आउटस्टैंडिंग जितने डिबेंचर्स हैं उन पर बनाएगी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अच्छा, डीआरआर आप लोग जानते हैं, डीआरआर फ्री रिजर्व में से बनेगा और इसका यूज क्या होता है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए होता है, अपने को सबको पता है ना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है हमारा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी आजकल जो भी लिस्टेड एंटिटीज है बच्चों उनको तो बनाना ही नहीं है बराबर से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की, उनको कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अनलिस्टेड कंपनीज के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ जो अनलिस्टेड कंपनीज रहेंगी बच्चों, जो ना एनबीएफसीज में आ रही है, ना हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में आ रही है, ना ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आ रही है बराबर, उनमें से किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जो अनलिस्टेड कंपनी जिनके अलावा बच गए उनको 10% ऑफ डीआरआर बनाना पड़ता है, आप लोग जानते हो। सर डीआरआई क्या होता है बच्चों, डिबेंचर रिडेम्पशन, मतलब कुछ ऐसा पैसा हम लोग अलग से सेव करें जो सिर्फ रिडेम्पशन के काम में आए। वो कितना बनाना है, 15%। 15% किसका बच्चों, सुनना, 15% ये जो अपन ने लिया ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च नेक्स्ट ईयर, है ना। जैसे सपोज करो कि हर साल के 30 अप्रैल, बच्चों सुनना, जैसे हमारा 30 अप्रैल 25 आया, इस 30 अप्रैल 25 से पहले पहले हमको क्या करना है, ठीक है, एक रिजर्व, एक इन्वेस्टमेंट अपने को करके रखना है। सर इन्वेस्टमेंट कहां करेंगे, पहले वो बता देता हूं आपको। देखो, या तो किसी शेड्यूल बैंक में पैसा डालेंगे, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकते हैं, या इंडियन ट्रस्ट एक्ट की सिक्योरिटीज में पैसा लग सकता है, या कोई भी ऐसी कंपनी या जो बॉन्ड इश्यू कर रही है लेकिन जो नोटिफाइड है अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट। हम ये मान के चलते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं इनको बहुत जल्दी लिक्विडिटी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सेफ भी है। तो अब कंपनी क्या करे, जैसे मान लो बच्चों यही वाला साल था, मान लो 30 अप्रैल 2025, तो कंपनी ने क्या किया, अगले 31 मार्च यानी 2026 तक जितने डिबेंचर मैच्योर होते दिख रहे हैं, लिस्ट तो अपने पास पहले से होती है, अपने को पता है कितने मैच्योर हो रहे हैं, है ना, तो उस मैच्योरिटी अमाउंट का सपोज करो बच्चों 10 लाख मैच्योर होते दिख रहे हैं, तो 10 लाख का 15% यानी 1.5 लाख आपको सेव करके, मिनिमम है ये, ज्यादा भी रख सकते हो, इनमें से किसी जगह पे इन्वेस्ट करके रखना है, या तो बैंक में अलग निकाल करके रख दो, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में डाल दो, या इंडियन ट्रस्ट एक्ट की सिक्योरिटीज में डाल दो, कहीं ना कहीं ऐसा पैसा बॉन्ड्स में डाल दो, सेव कर लो, ताकि रिडम्पशन में अपन उस मनी का यूज अगर लेना चाहें, एक तरह से होता है ना घर पे अपन पिगी बैंक बनाते हैं फ्यूचर के लाइब्रेरीज के सेविंग के लिए, बस वैसे ही आप इसको समझ लो, तो ये अपने को करना पड़ेगा। अच्छा, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो जो अपना डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनेगा ना, वो कितने के लिए बनेगा बच्चों, जितना पार्ट नॉन कन्वर्टेबल वाला है वो तो अपने को पता ही है। ठीक है, नाउ अब ये जो आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है इसको फ्री फ्रॉम चार्ज या लियन रहेगा, कहीं पर भी किसी भी मॉर्गेज के अंदर नहीं जाएगा बच्चे लोगों, और इस पैसे का यूज अपन सिर्फ और सिर्फ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए इस्तेमाल करेंगे, है ना। जैसे सीआरआर का इस्तेमाल तो आप बोनस इशू के लिए कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इसका इस्तेमाल सिर्फ इसी के लिए होगा। डीआरआई का मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल सिर्फ अपने को करना है डिबेंचर के रिडेम्पशन के लिए, और 15% आपको एवरी टाइम मेंटेन करके रखना है। जितने भी डिबेंचर्स आगे मैच्योर होते दिख रहे हैं, अपने को 15% हर बार मेंटेन करके रखना पड़ेगा बच्चे लोगों, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है। ठीक है, सिंपल हो गया। नाउ a company shall pay interest and redeem the debenture in accordance with the terms and condition of their issue, but obvious है जो भी terms and condition है उसके हिसाब से अपन redemption करेंगे। It may enforce by degree of specific performance, बच्चे लोगों इन्फोर्स कैसे, जो पेमेंट हमने करने को बोला है, जो इंटरेस्ट हमने देने को बोला है वो देना पड़ेगा, नहीं होता है
तो जो डिबेंचर होल्डर है दे हैव राइट टू फाइल सूट, वो सूट फाइल करके भी ये पैसा रिकवर कर सकते हैं बच्चों। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। नाउ फिर क्या होता है बच्चों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया कि वो डिबेंचर इशू हो गया, ट्रस्ट डीड कैसे बनानी है। अच्छा, प्रोसीजर क्या रहेगा, ट्रस्ट डीड की कॉपीज डिबेंचर होल्डर्स कैसे लेने वाले हैं। डीआरआर का जो क्वांटम ऊपर अपन ने जैसे पढ़ा 15%, उसको अगर चेंज करना हो, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है राइट टू मेक लोन, वो बना सकती है। ये अपन लोग ध्यान में रखने वाले हैं। एक बढ़िया चीज बच्चों जो याद हो तो अपन ने सेक्शन 42 में भी पढ़ी थी, 181C वाली बोरोइंग। अगर कंपनी कोई भी ऐसे डिबेंचर इशू कर रही है जिसमें लिमिट जो है वो 181C से बच्चों एक्सीड जा रही है, ठीक है, तो एसआर पास करना पड़ेगा, बराबर, आपको पता ही है ना। अगर कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किए किसी भी वक्त में, वो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम, सेक्शन 42 पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको कहा था, तो 181C की हमारी बोरोइंग्स की एक लिमिट है। अगर आप उसके नीचे ही हैं तो अपन जानते हैं कई बार बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाता है, या ऑर्डिनरी से, इससे ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो एसआर पास करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बैंक से मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, बराबर, क्वेश्चंस करवा रखे हैं इस पे मैंने। अगर उस लिमिट से ऊपर गया तो फिर अपने को एसआर पास करना पड़ेगा अलग से, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, ये प्राइवेट कंपनीज के ऊपर ये प्रोविजन जो है वो ये वाला एप्लीकेबल नहीं है, अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, नाउ जैसे आप डिबेंचर इशू कर दोगे, 30 डेज आपको, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या करना पड़ेगा भाई, एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ेगा, जो अपन शेयर कैपिटल वाले पे भी करते हैं। तो आरओसी के पास PS5, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, वही वाला फॉर्म है, वो अपने को आरओसी को फाइल करना पड़ेगा बच्चों, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। सिंपल सी बात हो गई। नाउ सर, डिबेंचर होल्डर्स के लिए क्या रेमेडीज है बच्चे लोगों, दो टाइप की रेमेडीज हमने यहां पे ली है। सबसे पहला, इनसफिशिएंसी ऑफ एसेट, यानी अभी रिडम्पशन की डेट नहीं आई है, लेकिन डिबेंचर ट्रस्टी को किसी वक्त भी अगर ऐसा लगता है कि एसेट ऑफ द कंपनीज आर इनसफिशिएंट और लाइकली टू बिकम इनसफिशिएंट टू डिस्चार्ज प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट, उसको लग रहा है डिबेंचर ट्रस्टी का काम यही था, ये चीज देखना कि कहीं एसेट की वैल्यू कम तो नहीं हो रही है, ठीक है, कम तो नहीं कर दी गई है। ऐसा अगर हो रहा है बच्चे लोगों, तो क्या करेगा डिबेंचर ट्रस्टी, एक पिटीशन फाइल करेगा ट्रिब्यूनल को फटाफट से कि सर ऐसा कुछ हो गया है, बराबर। और ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर करेगा बच्चों, ट्रिब्यूनल में ऑर्डर इंपोज रेस्ट्रिक्शन ऑन इनकरिंग फर्दर लायबिलिटीज बाय द कंपनी इन द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। तो अगर कभी भी डिबेंचर ट्रस्टी को लगा यार एसेट का वैल्यू तो डिबेंचर और इंटरेस्ट की वैल्यू से कम जा रहा है, तो फटाफट से वो ट्रिब्यूनल को अप्लाई करेगा। ट्रिब्यूनल कंपनी पे बैन लगा देगा कि जब तक ये बराबर नहीं करते आप, तब तक कोई भी फ्यूचर लोन नहीं ले पाओगे आप, ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अच्छा, सेकंड सिचुएशन कब आती है बच्चे लोगों, जब फेलियर टू रिडीम हो गया, भाई साहब पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, कंपनी फेल्स टू रिडीम द डिबेंचर ऑन द डेट ऑफ देयर मैच्योरिटी और फेल्स टू पे इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर व्हेन इट इज ड्यू। बच्चों समझना, यहां क्या दिक्कत हो गई है, कंपनी मैच्योरिटी के टाइम पे डिबेंचर होल्डर्स का अमाउंट या इंटरेस्ट का अमाउंट पे नहीं कर पा रही है। ऐसे केस में एनी डिबेंचर होल्डर, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, या डिबेंचर ट्रस्टी बच्चों पैसा नहीं मिलेगा तो कोई भी ट्रिब्यूनल के पास में जा सकता है। ट्रिब्यूनल मैटर को समझेगा, अगर ठीक लगता है बात, अगर क्या करना ही है, मे ऑर्डर द कंपनी टू रिडीम द डिबेंचर, भाई रिडीम करो। अब हम कहेंगे सर हो सकता है कंपनी बोलते पैसा नहीं है सर, होता तो पहले ही कर देते, तो भाई कोई बात नहीं, पैसा नहीं है ना तुम्हारे पास में, एसेट बेचो, कंपनी का लिक्विडेशन चालू करो, कुछ भी करो, लेकिन वो ऑर्डर करेंगे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करने का। ये बच्चों सिंपली अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ ट्रिब्यूनल ऐसा कुछ भी करने से पहले कंपनी और जो भी अफेक्टेड पार्टीज है उनको हेयरिंग का चांस देने वाली है, ये आप लोग यहाँ पे मेनली ध्यान में रखने वाली हो। पनिशमेंट वाला प्रोविजन तो है नहीं, तो ये अपना मेन प्रोविजन है बच्चे लोगों, आप ध्यान रखोगे। तो डिबेंचर वाले चैप्टर से आप बहुत सिंपली, डिबेंचर ट्रस्टी वाला पॉइंट बहुत अच्छा रहता है। आपको जो डीआरआर बनाना है वो तो चलो 10% वाला कम हो गया, 15% अपने को डीआरआई बनाना है बच्चों, इन्वेस्टमेंट वाला, वो अच्छा पोर्शन है। डिबेंचर ट्रस्टी क्या राइट्स रखेगा उस पर, या 181C वाला जो पॉइंट था, एसआर पास करना पड़ेगा आपको लिमिट से ऊपर जाते, ये सारे पॉइंट बच्चों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो अपने को मेनली ध्यान में रखने चाहिए, है ना। तो ये अपना पूरा कंसेप्ट जो है वो डिबेंचर से रिलेटेड जो है वो यहां पर आकर के खत्म हो गया, ठीक है, क्लियर बच्चों। नाउ अब जैसा आपको मैंने कहा था यार, इसमें एक चीज अपन और लेने वाले हैं, और वो है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। बहुत शानदार वाला टॉपिक है बच्चों, आइए इस पर बात करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हमारी बात शुरू होती है भैया रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज पे। बच्चों लोगों 77 से 87 वाले सेक्शन हमारे इसके अंदर कवर है, और कई बार इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो सकता है कि यार बढ़िया क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही कई बार इसमें से आपसे पूछ सकता है। हमने कहा सर क्वेश्चन बढ़िया का मतलब क्या हो गया, बढ़िया का मतलब ये हो गया बच्चे लोगों कि अगर पुराने पेपर्स आप लोग देखेंगे, खास करके अगर मई
25 का पेपर अगर आप लोग देखते हो तो उसके अंदर यार बहुत जोरदार वाले क्वेश्चन जो हैं वो यहां से क्वारी हुए हैं। ठीक है, चलिए जी। तो मतलब एक ही पेपर के अंदर 2 क्वेश्चंस और एक एमसीक्यू के अंदर इतने इतने क्वेश्चंस कई बार क्वारी हो जाते हैं, तो आईसी के माइंडसेट का पता नहीं क्या कुछ कर ले। तो सबसे पहले बच्चे लोगों को डेफिनेशन पार्ट पे अगर बात की जाए कि यार चार्ज का मतलब क्या हुआ, तो इंटरेस्ट और लियन बराबर। अब लियन का मतलब आप लोग जानते हो, राइट टू रिटेन होता है। तो इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी लियन क्रिएट करेगी अपनी किसी प्रॉपर्टी पे, एसेट पे और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग या बोथ एज अ सिक्योरिटी और इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। सिंपली अगर बोलूं बच्चों तो कंपनी का कोई भी डेप्ट या लोन है और उसके बदले में कंपनी ने जो एसेट मॉर्गेज करके रखा है, अपनी एसेट पे जो चार्ज दिया है, उसी को हम बोलते हैं बेसिकली चार्ज। 2 तरह के चार्ज है बच्चों अपने पास में, बहुत सिंपल। एक हमारे पास में हो गया फिक्स चार्ज, ये वो चार्ज है जो किसी पर्टिकुलर एसेट पे रहेगा, जो जनरली फिक्स नेचर की होगी। हाँ, और फिक्स चार्ज का मतलब ये हो गया कि एक तो कंपनी की किसी पर्टिकुलर एसेट के ऊपर है, कंपनी उस एसेट को यूज तो कर पाएगी लेकिन उसको डिस्पोज करने का राइट कंपनी के पास में नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने उस एसेट्स को मॉर्गेज कर रखा है। फ्लोटिंग चार्ज नॉर्मली इक्विटेबल चार्ज होता है, जो कंपनी की किसी स्पेसिफिक एसेट पर नहीं होकर के कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज पे आप इसको मान सकते हैं, लेकिन इसको प्रायोरिटी फिक्स चार्ज के बाद में ही मिलने वाला है। और जनरली हम ये भी मानते हैं फ्लोटिंग है ये फ्लोट करने वाली जो एसेट है, कई बार जैसे मान लीजिए स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, है ना, उनके ऊपर जनरली ये हो सकता है जो फ्लोट होती रहती है। तो जैसे स्टॉक पर है तो कंपनी इसमें डील भी कर सकती है, परचेस सेल भी कर सकती है, जब तक इनका क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो जाए, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। तो हमने कहा सर देन क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, समझिए। कन्वर्जन ऑफ अ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स्ड चार्ज ऑन द एसेट कवर्ड बाय दैट चार्ज, यानी कि जो फ्लोटिंग चार्ज पर एसेट है उनको कंपनी यूज में ले सकती है, डील कर सकती है ना, अभी अपन ने पढ़ा। लेकिन जैसे ही आप डिमांड करोगे कि फिक्स चार्ज के अंदर उसको कन्वर्ट करना है, इसका मतलब कंपनी का उन एसेट को यूज करने का, डील करने का जो राइट है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, अब कंपनी नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, जब यहां पे क्रेडिटर को लग रहा है कि भाई साहब मेरा पैसा डूब सकता है, शायद मेरा पैसा मुझे नहीं मिलेगा, हाँ, तो वो कंपनी से डिमांड कर सकता है क्रेडिटर कि भाई मेरे फिक्स फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स में कन्वर्ट करिए। इसका मतलब जिन एसेट पे आपने मुझे फ्लोटिंग चार्ज दे रखा है उनको स्टॉप करिए, उनको आप डील में नहीं डालना है जब तक मेरा पेमेंट मुझे नहीं हो जाता, नहीं तो उनसे मेरा पेमेंट करवाओ। ऐसा कब होता है बच्चों, जब कंपनी ने बिजनेस करना डिसकंटिन्यू कर दिया है, या जब कंपनी लिक्विडेशन के अंदर जा रही है, या किसी फिक्स होल्डर, फिक्स चार्ज होल्डर वाले ने हो सकता है रिसीवर अपॉइंट करवा दिया हो एसेट से पैसा रिकवर करने के लिए, या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अमाउंट पे करने के अंदर एक रीजनेबल टाइम तक, तो ऐसे में वो डिमांड कर सकते हैं कि कन्वर्ट आर फिक्स्ड फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स्ड चार्ज। बच्चों कि अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें, वैसे तो सारे ही सेक्शन अपने आप में बहुत तगड़े बच्चे लोगों, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, एनी चार्ज क्रिएटेड, अगर कोई भी चार्ज क्रिएट किया इंडिया में या इंडिया के बाहर। समझना बच्चों, कंपनी ने, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, जब आपकी जो एसेट आपने मॉर्गेज पर रखी है बच्चों, उस एसेट को आप रजिस्ट्रार के पास में रजिस्टर्ड करवा लेते हो तो उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। अच्छा, क्रिएशन का मतलब क्या हो गया, जब जो मनी लेंडर है या जिससे हमारा डील हो रहा है, जो हमारा क्रेडिटर है, उसके और हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज होता है कि हाँ भी हम एसेट को मॉर्गेज कर रहे हैं, बदले में आप लोन दे रहे हो, उसको बोलते हैं बच्चों क्रिएशन ऑफ चार्ज, है ना। जिस दिन हमने वो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ में बनाया वो क्रिएशन हो गया। अब ये कहता है ये चार्ज आपने चाहे इंडिया में इंडिया के बाहर क्रिएट किया हो, कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी एसेट या अंडरटेकिंग पे किया हो, वेदर वो एसेट टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो। बच्चों ध्यान रखिएगा, इस पे खूब क्वेश्चन बनता है। यानी आप ऐसे एसेट जो आपकी इंटेंजिबल है, कॉपीराइट पेटेंट हो गया, उसको भी आप मॉर्गेज कर सकते हैं, टेंजिबल और अदरवाइज। अब वो एसेट चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, एसेट इंडिया में इंडिया के बाहर हो सकती है, चार्ज क्रिएट यानी लोन आप इंडिया के बाहर और अंदर ले सकते हो, प्रॉपर्टी आपकी कहीं पर भी सिचुएटेड हो, shall be registered with ROC within 30 days of its creation। तो ऐसे क्रिएशन से 30 दिन में ROC के पास अपने को इसका रजिस्ट्रेशन करवाना हो जाएगा कंपलसरी। अब बच्चों समझिएगा, क्या सर ये टाइमिंग एक्सटेंड हो सकता है क्या, 2 पार्ट में डिवाइड है, अगर चार्ज 2 नवंबर 2018 के पहले क्यों है, बात क्यों, नाउ वो टाइम बच्चे लोगों को अपने को पता है यार, बाद वाला टाइम ही फॉलो होने वाला है, बराबर। अब जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे तो मैं यही वाला चीज ले रहा हूं, एग्जाम पर्पज से भी अब इसी पे क्वेश्चंस मेनली बनेंगे। तो बच्चे लोगों स्टार्टिंग में हमको मिल रहा था 30 दिन, बच्चों समझिएगा 30 डेज, है ना। उसके अलावा अगर नहीं करवा पाते हैं तो 60 डेज ऑफ द क्रिएशन ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस।
क्रिएट करने से 30 दिन बोला है, तो इसका मतलब 30 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं क्रिएट करने से। तो लिखा भले ही 60 डेज है, लेकिन एक्चुअल में अपने को 30 के बाद में प्लस 30 डेज और मिल जाएंगे, लेकिन इसमें पे करना पड़ेगा एडिशनल फीस। इतने में भी नहीं करवा पाते हो तो प्लस अभी 60 डेज और मिलेंगे बच्चे लोगों, लेकिन जिसमें पे करना पड़ेगा एडवरम ड्यूटी। एडिशनल फीस तो क्या फिक्स अमाउंट होता है कि भाई आप 500 रुपए एक्स्ट्रा फीस लगेगा। एडवरम ड्यूटी लगेगी जितना आपका चार्ज का अमाउंट है, जितना लोन का अमाउंट है, जितना एसेट्स का वैल्यू अमाउंट है, उसके ऊपर कुछ परसेंटेज में लगेगा। तो अलग अलग हो सकता है, जितना अमाउंट उतना चार्ज लगने वाला है, उसको एडवरम ड्यूटी बोलते हैं बच्चों, वो लगने वाली है। रजिस्ट्रार मोन एप्लीकेशन बाय कंपनी टू अलाउ सच रजिस्ट्रेशन। तो 30 प्लस लिखना हुआ एग्जाम में, तो क्रिएशन से 60 बोला है हमने, ध्यान रखना। तो प्रैक्टिकली तो आपको 30 और मिल रहा है, प्लस आपको 60 डेज का टाइमिंग यहां पे और मिल जाएगा, जो अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, बराबर है। लेकिन shall not apply to any charge required to be created or modified by banking company। अगर बैंकिंग कंपनी ने आरबीआई के फेवर में कोई लोन वोन, कोई एसेट वैसेट मॉर्गेज किया, तो ये रूल नहीं लगेंगे। और वैसे भी आरबीआई एक्ट के हिसाब से जो लोन्स और एडवांसेस है उन पर भी ये प्रोविजन लगने वाले नहीं है, अदरवाइज लगेंगे। बराबर बच्चों। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यार तुम लोग क्रिएशन का याद करके जाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट हमने लिया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रार shall issue a certificate of registration of charge to the company and to the person in whose favor charge is created। उसको ये इश्यू कर दिया जाएगा। बराबर, बहुत सिंपल हो गया बच्चों। अब एक बढ़िया पॉइंट आता है कॉन्सिक्वेंसेज। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए तो क्या हो जाएगा? चार्ज बिकम्स वॉइड। जो क्रेडिटर जिसके फेवर में चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, बेचारा अपने आप को सिक्योर समझ रहा था बच्चों, अभी वो आ जाएगा सीधा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की कैटेगरी में। समझ रहे हो आप लोग बात को? समझना। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चे लोगों, यहां पे जो डेप्ट है वो वैलिड रहेगा। समझ रहे हैं? कभी ये नहीं समझना कि चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो डेप्ट इनवैलिड हो जाएगा। भाई डेप्ट तो वैलिड ही रहेगा और एनफोर्स भी रहेगा अगेंस्ट द कंपनी एज अनसिक्योर्ड, लेकिन बेचारा सिक्योर्ड की जगह कहां पहुंच जाएगा? अनसिक्योर्ड में जाने वाला, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है। Failure to register charge shall not absolve the company from liability in respect of any offense under this chapter। अगर आप चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो इसका फेलियर टू रजिस्टर चार्ज शैल नॉट एब्सॉल्व द कंपनी फ्रॉम लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस। इस चैप्टर में जो जो ऑफेंस आगे हो रहे हैं उसमें पनिशेबल, मतलब ये चीज पनिशेबल तो रहेगी। आगे जाके जो चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो जो पनिशमेंट है वो तो लगेगा ही। चार्ज होल्डर को जरूर बेचारे को प्रायोरिटी नहीं रहेगी बच्चों। कहां सबसे पहले प्रायोरिटी पे सिक्योर्ड पे पेमेंट मिलने वाला था, अब सीधा अनसिक्योर्ड पे पहुंचेगा। इवन बाद में भी अगर उस एसेट पर रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो सेकंड प्रायोरिटी मिलने वाली है बच्चों। कैसे होता है इसको समझो। सपोज करो कंपनी ने 1 जनवरी को एक लोन लिया, 1 जनवरी 25 को, और उसको नॉन रजिस्टर्ड ही करवाया, चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराया नहीं। फिर कंपनी ने 1 मार्च को एक और लोन लिया, सेम एसेट के ऊपर ही लिया और उसको रजिस्टर्ड करवा दिया। अब एसेट की वैल्यू बहुत ज्यादा थी तो सेकंड वाले को भी रजिस्टर्ड करवा दिया। तो फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड वाले को मिल जाएगी और सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सेकंड वाले का पहले हुआ है बच्चे लोगों, तो इसको प्रायोरिटी बाद में मिलेगी, अपने को ध्यान में रखना है। बराबर। तो ये है नॉन रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेज। और इसी से बचने के लिए अगला सेक्शन बना 78, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नुकसान बेचारे चार्ज होल्डर का है, जो अपने आप को सिक्योर समझ रहा था वो अनसिक्योर में पहुंच जाएगा। तो लॉ ने उसको एक ऑप्शन दिया, बेटा एक काम कर लो, क्यों ना तुम खुद रजिस्टर्ड करवा लो, है ना। एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय द चार्ज होल्डर, कंपनी फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। जैसे अपन ने कहा स्टार्टिंग 30 दिन में कंपनी ने चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, चार्ज होल्डर में अप्लाई टू आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन। तो चार्ज होल्डर जो है वो खुद ही बच्चों आरओसी के पास जा सकता है, क्योंकि उसको रिस्क है। 30 दिन में कंपनी नहीं कराया तो खुद पहुंच जाएगा, सर रजिस्टर करो। रजिस्टर ऐसे में कंपनी को एक नोटिस इशू करेगा बच्चों अबाउट सच एप्लीकेशन। कंपनी में ईदर इटसेल्फ रजिस्टर, या तो कंपनी खुद ही करवा लेगी, अरे सर हम भूल गए हम करवा लेते हैं, द चार्ज, और शो सफिशिएंट कॉज अबाउट नॉन रजिस्ट्रेशन। बच्चों सुनना, अगर कंपनी ने कोई कॉज दे दिया है नॉन रजिस्ट्रेशन का, तो अभी रजिस्ट्रार दोनों पार्टीज को सुनने के बगैर ये रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाला है। वो रोक देगा एक बार कि भाई कंपनी ने कॉज दे दिया, सर इस वजह से हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, लोन ही नहीं है, इंस्टॉलमेंट नहीं आई है, जो कुछ भी है। ऑन फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी, बाई चांस कंपनी की तरफ से जवाब ही नहीं आया बच्चों, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन अलाउ कर देगा विद इन 14 डेज आफ्टर गिविंग नोटिस। तो एक तरह से कंपनी को नोटिस देने के बाद 14 दिन का टाइम दे रहे हैं, भैया तुमको अगर रजिस्ट्रेशन कराना हो कराओ, कोई शो का नोटिस देना है कि भाई इस वजह से हमने नहीं कराया, रीजन दे रहे हो आप, सफिशिएंट कॉज, तो वो दे दो तो हम रुक जाएंगे एक बार। अदरवाइज 14 डेज तक रिप्लाई नहीं आया बच्चों तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और
चार्ज होल्डर शेल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर, जो भी चार्ज होल्डर को फीस या एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि 30 दिन का टाइम तो निकल चुका है, तो जो कुछ भी है वो फिर वसूल कर लेगा बच्चों कंपनी से ही, अपने को ध्यान में रखना है। तो बढ़िया पॉइंट है कि यार चार्ज होल्डर खुद ही रजिस्टर्ड करवा ले, क्या टेंशन हो रही है। ठीक है, नाउ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, बच्चों प्यारा पॉइंट है समझना। ये कह रहा है कोई, इसमें लग रहा है बच्चों कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला मैटर। सुनो, प्रॉपर्टी वेयर चार्ज इज ऑलरेडी रजिस्टर इज सोल्ड, कोई एसेट कंपनी के चार्ज पे दी और कंपनी ने उसको बेच दी है, और परमिशन ऑफ द होल्डर ऑफ चार्ज, चार्ज होल्डर की परमिशन से ही इन्होंने बेची है। इट शेल बी ड्यूटी, अच्छा जो मैं कह रहा था वो पॉइंट तो अभी 80 में आने वाला है, नोटिस ऑफ चार्ज वाला, कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला। इट शेल बी ड्यूटी ऑफ द कंपनी एक्वायरिंग इट टू गेट चार्ज रजिस्टर्ड। बच्चों बहुत सिंपल चीज समझो, ऐसा होता है कि एक कंपनी है, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए। कंपनी ए लिमिटेड है बच्चों, उसने एक बैंक से लोन लेके रखा हुआ है, सपोज करो बैंक वन है। अब एक और कंपनी या कोई पर्सन आ रहा है बी लिमिटेड, वो इस एसेट को, ये जो एसेट है बच्चों, इसको परचेस करने के लिए तैयार है। बैंक भी एग्री कर गई कि हाँ भाई कोई बात नहीं, हमको रिमेनिंग किस्त का पैसा या लोन है वो बी लिमिटेड चुका देगी, ऐसा ऐसा हम कह रहे हैं, ठीक है ना। तो बी लिमिटेड रेडी हो गई ए लिमिटेड के साथ में कि एसेट आप हमको ट्रांसफर कर दो, बैंक का बचा हुआ लोन हम चुका देंगे। तो ए लिमिटेड तो फ्री हो गई, एग्री कर लिया, क्योंकि बैंक भी एग्री थी। तो अब बी लिमिटेड की ड्यूटी बनेगी जो एसेट को एक्वायर कर रही है कि वो अब इस चार्ज का रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास में करवा दे। अब क्योंकि री रजिस्ट्रेशन होगा ना, पुराना वाला तो ए लिमिटेड के नाम से था, ए और बैंक के बीच का ट्रांजेक्शन था, अब बी और बैंक के बीच का है। तो अब जो एक्वायर कर रही है उसकी लाइबिलिटी बनती है कि वो इसका रजिस्ट्रेशन करवाए, ठीक है। इसी में बच्चों अगर कोई मॉडिफिकेशन होता है, व्हेनेवर एनी चार्ज रजिस्टर्ड अंडर 77 आर मॉडिफाइड, तो कंपनी का ड्यूटी है कि आरओसी को नोटिस दे इस बारे में, मॉडिफिकेशन के बारे में, और इसका रजिस्ट्रेशन करवाए। तो रजिस्ट्रार शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन, बराबर। तो अगर कोई रेट्स में चेंज हुआ और कुछ चेंज हुआ है तो रजिस्ट्रार को आप इंटीमेट करोगे और रजिस्ट्रार उसके लिए सर्टिफिकेट इशू करेगा, ठीक है। ये वाला वो सेक्शन है जो मैं आपको कह रहा था कि कंस्ट्रक्टेड नोटिस पे है। इफ एनी पर्सन एक्वायर्स अ प्रॉपर्टी एसेट और अंडरटेकिंग फॉर विच अ चार्ज इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, it would be deemed that he has complete knowledge of the charge from the date, ठीक है, of the charge is registered। सर क्या मतलब हो गया इसका बच्चों? कंस्ट्रक्टिव नोटिस बहुत प्यारा एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, मेरे क्वेश्चन बैंक के अंदर भी दे रखा है। उसमें क्या हुआ बच्चे लोगों कि एक कंपनी ने कोई एसेट, मतलब एक पर्सन है, जैसे सपोज करो, अब ये एग्जांपल ले लेते हैं। ये देख ए लिमिटेड की कोई एसेट है बच्चे लोगों जो बैंक के पास में प्लेज पे, मॉर्गेज पे है। अब एक बंदा ऐसा है जिसने ए लिमिटेड से कोई एसेट परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। फाइनल जब रजिस्ट्रेशन करवाना था रजिस्ट्रार के पास, तो उसने कंपनी को बोला भी ओरिजिनल डीड दिखाओ। कंपनी ने बोला ओरिजिनल तो है ही नहीं, क्योंकि हमने बैंक से लोन ले रखा है, वो तो उनके पास पड़ी है। अब ये बंदा क्लेम कर रहा है मेरा एडवांस पैसा वापस दो, ये करो वो करो। लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, क्योंकि प्रिजम्पशन हम लेकर के चलेंगे बच्चों। चार्ज का रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो आरओसी के पास में है। इफ यू वांट टू बाय सम एसेट फ्रॉम कंपनी, पहले चेक कर लो कि रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर चार्ज वहां रजिस्टर्ड है तो भाई आपको खरीदनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि आपको पता है इस एसेट के ऊपर तो लोन है जो कंपनी ने आपको डिस्क्लोज ही नहीं किया है। ये अगर आपने नहीं पता किया तो गलती आपकी है। चार्ज का कोई राइट आपको नहीं मिलेगा उस एसेट के ऊपर, क्योंकि लॉ ये प्रिजम्पशन लेकर के चलता है कि आपको पहले से पता था कि एसेट मॉर्गेज पे है, तो आपने खरीदी क्यों भाई इस एसेट को, कि अपने को ध्यान में रखना है। 81 बच्चों कोर्स में है, बराबर है। ये बात करता है जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, दो रजिस्टर के सेक्शन आएंगे 81 और 85। आरओसी एक मेंटेन करता है रजिस्टर में, दोनों का आपको रेफरेंस देता हूं बच्चों। एक रजिस्टर मेंटेन करेगी कंपनी चार्ज होल्डर्स का, जहां कितना चार्ज होल्डर, कितने आपने लोन लिया, कौन सी एसेट मॉर्गेज करी है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो सब डिटेल होगी। एक आरओसी मेंटेन करेगा जो इंफॉर्मेशन हम देंगे हर कंपनी वाइज की, कौन कौन सी कंपनी का कौन सा लोन है और किसके बदले कौन सी एसेट मॉर्गेज है बच्चों, वो सब लिखा जाएगा इन दोनों सेक्शंस के अंदर, अपने को ध्यान में रखना है। 81 भी है और 85 भी एग्जैक्टली इसी का है। तो एक कंपनी मेंटेन कर रही है, एक आरओसी मेंटेन कर रहा है, आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अभी आपको सेक्शन बता भी दूंगा ये। नाउ 82 बढ़िया पॉइंट है, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। बच्चे लोगों क्या कहता है सेक्शन समझना। व्हेनेवर, तीन चीजें एक्चुअली में इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वर्ड अगर देखे ना तो एक तो चार्ज का रजिस्ट्रेशन जो अपन ने पढ़ लिया, एक आ गया मॉडिफिकेशन जो चेंजेस वाला पढ़ लिया, एक हमारा आता है सेटिस्फैक्शन का मतलब या तो लोन का पेमेंट हो जाए या लोन एडजस्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो व्हेनेवर एनी चार्ज इज सेटिस्फाई इन फुल, पूरा चार्ज फुल सेटिस्फाई हो गया, पेमेंट हो गया, कंपनी शेल गिवन एन इंटीमेशन टू आरओसी, कंपनी आरओसी को बताएगी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, 30 दिन में कंपनी बता देगी सर पेमेंट हो गया है। अच्छा अगर ऐसी कंपनियां आईएफएससी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो इनका टाइमिंग 300 दिन का होता है बच्चों, तो डायरेक्टली 300 है, तो समझना
जैसे ही कोई चार्ज फ्री हो गया, मतलब कंपनी ने लोन का रीपे कर दिया हो, इसमें क्या क्या हो सकता है बच्चे लोगों? कंपनी ने हो सकता है लोन का रीपे कर दिया हो, रीपे नहीं किया तो सामने वाले ने एसेट एक्वायर कर लिया, अपने पोजीशन में ले ली, जो कुछ भी हो, लोन फ्री हो गया कुल मिला के। 30 दिन के अंदर इनका ड्यूटी बनता है कंपनी का कि आरओसी को इंटीमेशन दे। अगर 30 दिन में नहीं करवा पाए कोई बात नहीं, आरओसी में ऑन एप्लीकेशन बाय द कंपनी और द चार्ज होल्डर, दोनों में से किसी के भी एप्लीकेशन पे, अलाउ सच इंटीमेशन और पेमेंट और सेटिस्फैक्शन टू बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 300 डेज ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फी। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जिस दिन आपने पेमेंट या सेटिस्फाई किया वहां से 300 दिन, तो प्रैक्टिकली आपको 270 दिन और मिलेंगे बच्चों। 30 दिन तो पहले ही हो गए, एडिशनल फीस देकर के आप तब भी इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे आरओसी को कंपनी इंटीमेट करेगी, आरओसी क्या करेगी, नॉट एक्सीडिंग 14 डेज का एक नोटिस भेजेगी, 14 दिन से ज्यादा का नहीं, टू द होल्डर फॉर कंफर्मिंग पेमेंट और सेटिस्फैक्शन। किसको बच्चों? जिसने लोन दिया है उसको, कि भाई कंपनी कह रही है कि आपका पेमेंट हो गया है, तो आप एक बार कंफर्म कर दो कि हाँ भाई हमारा पेमेंट हो गया है, ताकि हम फ्री हो जाएं। अब नॉर्मली बच्चों आजकल क्या करते हैं, एक तरह से एनओसी टाइप हो गया। आजकल कंपनी एक बढ़िया काम करती है, कंपनी पहले ही चार्ज होल्डर का एक रिटर्न कंफर्मेशन ले लेती है कि हाँ भाई लोन का सेटलमेंट हो गया, पेमेंट हो गया, जो भी कुछ होना सेटिस्फाई हो गया, और वो साथ में अटैच कर देती है फॉर्म भरते वक्त में स्टार्टिंग वाला। इससे आरओसी के लिए प्रोसीजर बच जाता है कि उसको ये 14 डेज के नोटिस की जरूरत नहीं है। अब सब कुछ ठीक है तो वो सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा बच्चों, सिंपल है। और ये डॉक्यूमेंट रेटेड चार्ज ही अपने को सेटिस्फैक्शन, जिस दिन लोन का पेमेंट किया वहां से 8 ईयर्स तक अपने को मेंटेन करके डॉक्यूमेंट्स रखने चाहिए, कि आपका सिंपल सा सेक्शन 82 कह रहा है, जो अपने को ध्यान पर रखना है बच्चों। 83 क्या बोलता है? कंपनी में फेल टू सेंड, अब उसी का पार्ट है, कंपनी ने सेटिस्फैक्शन का इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को दिए ही नहीं, ठीक है, तो रजिस्ट्रार को कहीं से सेटिस्फैक्टरी एविडेंस अगर मिल गया तो वो मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन की एंट्री करेगा। मैंने आपको इस पे बहुत तगड़ा क्वेश्चन करवा रखा है बच्चे लोगों। ए लिमिटेड की एक एसेट है जो बैंक के पास में मॉर्गेज है, और आरओसी के पास इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। अब ए लिमिटेड ने बैंक को पेमेंट कर दिया, बैंक ने एसेट फ्री कर दी, यानी इन दोनों के ट्रांजेक्शन आपस के खत्म। तो दोनों को में से किसी को तो आरओसी को इंटीमेशन देनी चाहिए, किसी ने नहीं दी बच्चों। अब किसी ने नहीं दी, इधर क्या हुआ, ए लिमिटेड ने ये एसेट को बी को भेज दिया। मतलब सोचो मिस्टर बी है, मैंने क्वेश्चन करवा रखा, उसको भेज दिया। मिस्टर बी ने एसेट खरीदी, और खरीदने के बाद उसको पता लगा यार ये आरओसी को तो इन्होंने इंटीमेशन ही नहीं दिया है, ठीक है। बी ने खरीद करके उसको रजिस्टर सब करवा लिया। अब पता लगता है कि यार रजिस्टर मतलब कहां बच्चों, देखो सुनो, वो आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है। जो बंदा एसेट खरीदेगा वो तो रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज के पास में जाके अपने नाम पर रजिस्टर करवा लेगा, करवा ली। फिर उसको पता लगा कि यार ये तो इस आरओसी के पास तो रजिस्टर्ड ही नहीं, मतलब इसको तो बताया ही नहीं हमने। तो बच्चों मिस्टर बी जो नया परचेजर है, समझना उस एसेट का नया बायर जो है वो आरओसी के पास चला गया, और उसने बोला सर देखो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड हो चुकी है, इसका मतलब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को सारा पेमेंट वेमेंट सब कर दिया है सर, एसेट एकदम फ्री है, मैं आपको इंटीमेशन दे देता हूं। तो इसीलिए मैंने कहा आरओसी को अगर कोई सेटिस्फैक्टरी एविडेंस मिल गया, और इससे बढ़िया एविडेंस तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो ऐसे में वो इशू कर देगा, एंट्री कर देगा। आरओसी शैल इन्फॉर्म अफेक्टेड पार्टीज, कंपनी और पुराना जो बैंक चार्ज होल्डर था दोनों को इंफॉर्मेशन दे देगा भाई हमने एंट्री कर दी है, और सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज इशू कर देगा बच्चे लोगों की। अपने को सिंपल यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। तो प्यारा सा पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट है, मैंने इस पे क्वेश्चन करवा रखा है आप लोगों को, तो बहुत बढ़िया तरीके से इसको पढ़ करके आपको जाना चाहिए, है ना। फिर से कह रहा हूं भाई, डिटेल रिवीजन अगर करना हो तो ऑलरेडी मैंने लॉजिकल रिवीजन सीरीज डाली हुई है, प्ले लिस्ट में जाकर के ढूंढिए, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल लॉ विद जयेश भंडारी पे जाके भी इसका लिंक देख सकते हो, पूरे लेक्चर डिटेल में रिवाइज कर सकते हो। 84 क्या कहता है बच्चों, अगर कोई भी पर्सन अपॉइंटेड होता है एज अ रिसीवर, अब जैसे चार्ज होल्डर का पेमेंट नहीं किया बैंक का आपने, तो वो बंदा कोर्ट के थ्रू एक रिसीवर अपॉइंट करवाएगा जो उस एसेट को सोल्ड आउट करके चार्ज होल्डर का पेमेंट लेगा, है ना। तो अगर कोई बंदा अपॉइंट होता है एज अ रिसीवर टू रिसीव मैनेज द प्रॉपर्टी, ही शैल गिव नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट टू द कंपनी, कंपनी को भी बताएगा, आरओसी को भी बताएगा विद इन 30 डेज ऑफ द पासिंग ऑर्डर, है ना, कि भाई मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, कोर्ट ने अपॉइंट किया ऐसा। और जैसे इसका काम क्या रहेगा बच्चों, एसेट को सोल्ड आउट करना, उससे लाइबिलिटीज का पेमेंट करवा देना। तो जैसे इसका काम खत्म होगा, अगेन ये आरओसी और कंपनी को नोटिस दे देगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा। ये सेक्शन 84 में ध्यान में रखना है ना। 85 मैंने आपको बता ही दिया था अभी। पेनल्टीज बच्चों आप खुद ही पढ़ लेंगे एक बार, 86 में इसकी पेनल्टीज क्या मैंने लिख भी दिया है, रेफर मेन बुक मेरी। 85 अभी रजिस्टर की जो मैंने बात की थी, जो भी अपन करने भी वाले हैं, आखिरी सेक्शन आता है बच्चों को, अगेन बहुत तगड़ा सेक्शन है, एग्जाम के हिसाब से सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। ऊपर अभी अपन ने पढ़ा बच्चों कि अगर आपने चार्ज का सेटिस्फेक्शन करवाया, है ना,
तो सेटिस्फेक्शन वाले में 30 दिन मिल रहे थे प्लस अपने को 270 दिन, टोटल 300 दिन और मिल रहे थे, उसमें भी अगर रजिस्टर नहीं करवा पाए और अगर आपको सफिशिएंट कॉज देने को तैयार हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका टाइमिंग बढ़ा सकता है। सीन क्या बच्चों समझना, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव ऑर्डर फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्ज इन द फॉलोइंग केसेस। हम क्यों रजिस्टर में चेंज करवाएंगे बच्चों, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ओमिशन इन गिविंग इंफॉर्मेशन टू आरओसी अबाउट पेमेंट और सेटिस्फेक्शन विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड डिसाइड था जैसे 30 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना था या सेटिस्फेक्शन में भी सेम था, सॉरी ऑल्ट्रेशन में आप भूल गए, ओमिट हो गया, गलती हो गई, देयर वाज ओमिशन ऑफ मिस स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर इन एनी फाइलिंग। 82 83 में जो अपन ने पढ़ा बच्चे लोगों को, ये देखो 82 83 आपको बताऊं, 82 में अपन ने क्या पढ़ा, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, और 83 कौन सा है, जहां थर्ड पार्टी ने आरओसी को इन्फॉर्म किया, उसमें अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन चली गई तो दो चीजें बच्चों, यहां तो प्रॉब्लम है कि हम टाइम बढ़वाना चाहते हैं, सर टाइम चला गया हमारा 30 दिन और 270 का, प्लीज टाइमिंग बढ़ा दो। इसमें कोई मिसस्टेटमेंट हो गया है, कोई एंट्री भूल गए, ऐसा कुछ है और अब हम चाहते हैं रजिस्टर में चेंज करने को बोला जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई किया जाएगा बच्चों। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देखा था, सबसे पहले डिफॉल्ट एक्सीडेंटल थी, गलती से मिस्टेक हो गई है ना, या कोई कॉज है इसके पीछे, कोई रीजन रहा होगा जो वैलिड रीजन होना चाहिए, और ऐसा करने से मतलब अगर हम अब परमिशन दे दें तो इससे क्रेडिटर और शेयर होल्डर के राइट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है भाई, बिल्कुल सही सब कुछ चीज है, ठीक है। अगर ऐसा लगता है तो टाइमिंग बढ़ा देगा, है ना। अच्छा, इसके लिए जाना किसको पड़ेगा, कंपनियां जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, चार्ज होल्डर वगैरह, वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सीएसजी का मतलब तो आप लोग जानते हो, चार्ज का शॉर्ट फॉर्म है, तो सीएसजी 8 के अंदर एप्लीकेशन देगा कि सर हम चाह रहे हैं या तो फर्स्ट वाले पॉइंट में हमारा टाइमिंग बढ़ाओ सर, या रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर दो, तो सीजी यही करेगा। अगर सीजी सेटिस्फाई हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ द ओमिशन और मिसस्टेटमेंट, रेक्टिफाई किया, अच्छा गलती हो गई इसको सुधार दो, और वो जो टाइमिंग था सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज वाला, अगर आप 300 दिन में भी उसको नहीं करवा पाते हैं तो डायरेक्ट और एक्सटेंशन कर देगा टाइमिंग का, बच्चों ध्यान में रखना है। तो 30 + 270 तो मिल ही रहे थे, आपको और टाइमिंग मिल जाएगा जितना सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाहे, ये सेक्शन नंबर 87 में बच्चों को अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। तो जैसे मैंने कहा था, जब भी ये चैप्टर करो भाई, साथ में इसके क्वेश्चंस जो है उनके ऊपर जरूर फोकस करना, तभी आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से इसको कर पाओगे। अच्छा, अभी मैं एक काम कर देता हूं आपके लिए फटाफट से, मैं इसमें से जो 2 सेक्शन है वो मेरी मेन बुक से आपको बता देता हूं, है ना। चलिए जी, अब अपने को चैप्टर चाहिए चार्ज किधर गया भाई, अभी देख लेते हैं। चार्ज कहीं तो अभी दिखा था, कहाँ है भाई, तुम छुपे हो कहाँ, अरे मैं ढूंढ रहा हूं तुमको यहां, कहाँ गया भाई, नहीं तो फिर स्टडी मैट से देखना पड़ जाएगा सीधे ही, यहाँ होना चाहिए था, कहाँ गया, कमाल, ये रहा बच्चे लोगों। चलिए जी, तो आपको मैं यहां से मेरी मेन बुक से बता देता हूं बच्चे लोगों, ये देखो, पहले आपको सेक्शन नंबर 80 बता देता हूं, ये देखो छोटा सा सेक्शन है, ये रहा, सॉरी सेक्शन नंबर 81 छोटा सा है, आरओसी मेंटेन करेगा बच्चे लोगों, देखो, द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मैंने जैसा आपको भी कहा था, द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी शेल मेंटेन अ रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ चार्ज रजिस्टर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी कंपनी, और चूंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो ओपन फॉर इंस्पेक्शन है बाय एनी पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ फीस। इसी के बेस पे अपना सेक्शन नंबर 80 था कि इट इज द पब्लिक डॉक्यूमेंट, हम मान करके चलेंगे कि आपको पता होगा, ऐसा सीन अपना जा रहा है, ठीक है ना। तो ये तो रजिस्टर कौन मेंटेन कर रहा है बच्चे लोगों, ये रजिस्टर मेंटेन कर रहा है आरओसी, ठीक है। अब 85 में कंपनी खुद मेंटेन कर रही है रजिस्टर बच्चों, वो भी आपको मैं बता देता हूं, फटाफट से देखो, ये रहा, एवरी कंपनी शेल कीप एट रजिस्टर्ड ऑफिस एट रजिस्टर ऑफ चार्जेस, उसमें ऑल चार्जेस, फ्लोटिंग चार्ज, जो भी है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसके अलावा प्रॉपर्टी का सारा डिटेल कहाँ रजिस्टर्ड है, मतलब डिटेल्स प्रॉपर्टी की कहाँ सिचुएटेड है, क्या है वो सारा, और कोई भी मॉडिफिकेशन या सेटिस्फेक्शन फ्यूचर में होता है तो उसकी एंट्री भी इस रजिस्टर में आने वाली है। तो फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज की डिटेल, कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की डिटेल्स, वो सब आएगी। एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑथेंटिकेटेड बाय अ डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड, ठीक है।
ये रजिस्टर अपने को कब तक मेंटेन, मतलब कितने साल तक मेंटेन करना है भाई, सीधा सा पॉइंट आ गया। The register of charges shall be preserved permanently and the instrument creating a charge or modification preserved 8 year। बच्चों मेन रजिस्टर ऑफ चार्ज जो है वो परमानेंटली मेंटेन रहेगा और इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग अ चार्ज, जो इंस्ट्रूमेंट्स अपन ने बनाए थे आरओसी के पास से जो अपन ने भेजे वो सब 8 इयर्स तक अपने को मेंटेन रखना है सेटिस्फेक्शन से। छोटे छोटे पॉइंट है। इंस्पेक्शन कौन कर सकता है भाई, कोई भी रजिस्टर ऑफ चार्ज जो कंपनी के पास में पड़ा हुआ है वो ओपन है मेंबर के लिए फोगट के अंदर, और कोई भी पर्सन फीस देके कर सकता है, और कोई भी पर्सन आरओसी के पास भी फीस देकर के कर सकता है। बच्चों अपने को ध्यान में रखना है, सिंपल सा पॉइंट है। तो ये कंपनी जो रजिस्टर मेंटेन रखती है उसकी छोटी सी डिटेल मैंने आपको दे दी। एमसीक्यू में कभी कभार पूछ ले तो पूछ ले, और बाकी पेनल्टी का पॉइंट तो सिंपल एग्जाम टाइम में आप लोगों को पढ़ करके जाना चाहिए। तो यहां आकर के बच्चे लोगों को हमने डिबेंचर्स भी कर लिया है और रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के जितने सेक्शंस थे उन सबको भी सुपर फास्ट तरीके से रिवाइज कर लिया है। तो होप सो कि सारे पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। बहुत अच्छा डिटेल नहीं कर रहे हैं अपन अभी, इट इज अ मैटर ऑफ सुपर फास्ट रिवीजन। भाई एग्जाम सर पे है तो अपन एकदम सुपर फास्ट रिवीजन पे इस वक्त बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, तो इतना आज के लिए करिए। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी डिपॉजिट वाला चैप्टर और देन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चैप्टर अपने को करना है। इतना आज के लिए करिए। बाय बच्चे लोगों, टेक केयर, फिर मुलाकात होती है।